कल आपको सब नहीं तो रह जाता ये अधूरा, और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। 100%, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ नहीं आया हो। हम लोगों ने क्या दिखाया है कि यहाँ पर दो ध्वनि तरंगे हैं, दो ध्वनि तरंगे हैं जो कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो इसका मतलब प्रत्येक पार्टिकल अपने पॉइंट पर दोलन कर रहा है ना, यूँ दोलन कर रहा है केवल। और उसी दोलन को हमने, क्योंकि सरल आवर्त गति होती है, तो इसके इस रूप में दिखाने की कोशिश की है। और आपको ये पता होगा आवृत्ति क्या होती है, दोलन प्रति सेकेंड, दोलन प्रति सेकेंड। तो यहाँ मान लीजिए कि t इजिकल टू 1 सेकेंड है और यहाँ भी t इजिकल टू 1 सेकेंड है। तो यहाँ पर आवृत्ति कितनी हुई, 11, क्यों 11 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 लैम्डा हैं ये, यानी 11 तरंग दैर्ध्य, इसके अंदर 11 तरंग दैर्ध्य हैं। इसके अंदर 9 तरंग दैर्ध्य हैं। हम लोगों ने कल जब बात शुरू की थी, और चूंकि आखिरी क्षण में बात कर रहे थे, आधी चीज़ें मिस हो गई होंगी। हमने कहा था कि दो ऐसी तरंगे हैं जिनकी की फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति एक दूसरे के काफ़ी करीब है, ठीक है ना। तो इसकी आवृत्ति तो हो गई 9 हर्ट्ज और इसकी है 11 हर्ट्ज। तो हमने कहा था कि अगर हम इसको अब सुपर इम्पोज करें, अगर हम इसको सुपर इम्पोज करना चाहें तो यहाँ तो 0 आएगा, पहले तो 0 आएगा, यहाँ तो 0 से स्टार्ट हुए, फिर थोड़ा इसका जुड़ेगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, इस वाली चौड़ाई से प्रत्येक आधा तरंग दैर्ध्य इससे ज़्यादा होगा, जब तो कम इस दूरी में 9 आए, इस दूरी में यहाँ 11 आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस वाले का, ये इससे थोड़ा दूर आएगा इसका। इसको अगर जोर से बड़ा सा बना के देखें एक बार, काफ़ी बड़ा सा, और ये दूसरे वाली वेव का बनाए तो ये इस जगह है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, इस वाले को देखें, तो ये दूरी जो थी, ये दूरी बड़ी है इससे, क्योंकि 9 ही आए हुए यहाँ पे, तो अपन ने इस दूरी को बड़ा ले लिया। और ये दूरी हमारी पहली दूरी है, ठीक है। अब हम लोगों ने सिद्धांत सीखा था अध्यारोपण का। अध्यारोपण हमने क्या कहा था कि अगर हम इसका अध्यारोपण करके निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, जोड़ते जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, इसे नेगेटिव जोड़ेंगे। अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इसके जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या जुड़ेगा, एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी यहाँ तक, और एक जुड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बात समझ में आई या नहीं, पहले बता देना। यस, इसीलिए मैंने इसको चित्र को बना के ऐसा बनाया है, क्योंकि ये किसी जगह समझाया नहीं है और बच्चे बस रट लेते हैं इसको। हाँ, समझना ही पड़ेगा, समझना चाहिए, क्योंकि यही काम आने वाला है बाद में। हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों चित्रों को एक साथ बनाने की कोशिश की, इससे कि आपको अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या इसका हल होगा ये पता चल जाए। तो हमने देखा था ये दूरी से ज़्यादा ये दूरी है, क्योंकि यहाँ पे 9 तरंग दैर्ध्य आ रही हैं, इसे तरंग आधी दूरी तरंग की कम होगी, ऊपर वाले में कम होगी, नीचे वाले में ज़्यादा होगी। तो हमने ये वाला जो बनाया है बड़ा वाला, ये नीचे वाला है, यानी कि ये तरंग है ये वाली। इसको अगर हम मान लें डी मान लें, तरंग डी है ये, और ये जो है ये वाली है सी। अब हमने सी और डी को साथ साथ मिला दिया, अब हम इनको जोड़ना है, इनको तरंगों को। तो हमने क्या किया था कि सिंपल गणितीय जोड़, सिंपल गणितीय जोड़ कहा था हमने। तो जितना भी विस्थापन होगा हर पॉइंट पे वो जोड़ते चले जाओ। तो हमने जैसे मान लीजिए इसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इस पे विस्थापन निकालना चाहते हैं पहले, यानी कि अगर हम इस दूरी को यहाँ बनाएं,
हम ये चाहते हैं कि इस दूरी पे क्या विस्थापन होगा, जबकि ये दो हमारे पास तरंग चल रही हैं। तो इस बिंदु पर निकालने के लिए हमने देखा इसका तो है, मान लीजिए ये आया, ये दूरी आई मान लीजिए x, ठीक है। और दूसरे का इस पे अगर हम खींचेंगे यहाँ पे तो कितना है इसका विस्थापन, ये मान लीजिए y। तो इस बिंदु पर विस्थापन कितना आएगा, x प्लस वाई। ये सीखा था ना हमने, सिंपल गणित ये निकालते जाना, कुछ नहीं करना है। x ये है और y ये है, यानी कि इसका यहाँ आएगा करीब करीब, इस पॉइंट पे विस्थापन ये आएगा, ठीक है। दोनों का जोड़ लिया हमने। अब हम जरा थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे और क्या होने वाला है। अब हमने इस जगह निकालना चाहते हैं, इस जगह कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पे लंब डाला, एक तो ये आ गई दूरी, और दूसरा लंब डाला हमने इस वाली पर, तो ये दूरी ये वाली आ गई। तो इसका और इसका गणितीय जोड़ होगा वो यहाँ पर होगा, इससे कम हुआ ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम करते चले जाएंगे तो ये इसका, ये बड़े रूप में दिखाया मैंने, इस तरह शेप बनती चली जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना। हाँ, जो नहीं आया इस चित्र को और बड़ा बनाते हैं, और बड़ा बना देते हैं। क्या हुआ बेटा, अब ठीक है, दो अलग अलग बन गए। अब अपने को इस जगह हम लोग मान लीजिए यहाँ पर पहले इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं कि विस्थापन कितना होगा। तो हम लोगों ने सीखा था कि जो भी विस्थापन दोनों का हो उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इस काले वाले का तो है विस्थापन ये, और जो ग्रीन है उसका विस्थापन कितना है, अगर हम इसको लंब डालेंगे यहाँ पे, ये डाला ये, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, इसका विस्थापन ये हुआ। वाई एक्सिस से इस वाले जो डैश डैश वाली बनाई है हमने तरंग का हिस्सा, उसका विस्थापन तो इतना हुआ वाई, और इसका वाई हुआ इतना। अब इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका अध्यारोपण के बाद कितना होगा, तो हमें क्या करना है, इसका जोड़ना है और इसको जोड़ना है। यही तो करते थे पहले, तो क्या इससे सरल हो जाता था, क्योंकि हम जब पहले सीखा है हमने तो क्या करते थे, एक तरंग यूँ जा रही है, दूसरी तरंग भी क्यों जा रही है, तो वो पूरा इन दोनों को जोड़ते आते थे। तो क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा था इसलिए इजी था आपको निकालना। यहाँ थोड़ा सरक गया है, दोनों का जो टॉप पॉइंट है वो अलग अलग जगह आ रहा है। यहाँ पे अपन ने ऐसे निकाला, तो ये इसको जोड़ा, इसको और इसको, तो यानी करीब करीब यहाँ आ गया। अब हम किसी भी दूसरे पॉइंट पे निकालना चाहते हो, मान लीजिए आप ये कहो कि इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकालना वही तरीका, यहाँ से इसका वाई का कितना इसका विस्थापन है ये निकाल लिया पहले, फिर इस पे लंब डाला तो हरे वाले का पता चल जाएगा। तो हरे वाले का तो विस्थापन ये है, और जो काले वाले का विस्थापन था वो ये है, ठीक है। इसमें और इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार हर बिंदु पर अगर हम इन दोनों तरंगों को देखें, ये तो इसको अपने विस्तृत करके दिखा दिया कि क्या प्रक्रिया हो रही है, तो हमें दिखेगा कि इसका क्यों यहाँ जीरो था, अगर हम इसको बढ़ाते चलें तो ऐसा आएगा।
ये इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, जितना यहाँ जुड़ता जुड़ता बन रहा था। अब हमारा क्या कहने का इसका मतलब तात्पर्य ये है कि ये जो शेप बन रही है, एक्चुअल में कल एक बच्चे ने पूछा ना ये एनवलप यहाँ पे कैसे आ जाएगा भाई ज्यादा है इसका आवृत्ति, जब दोनों की जीरो है स्पाइन पे। वो अपन कुछ नहीं देख रहे, अपन ने तो जब बिना, आप तो ये मत देखो कि ये क्या था, केवल ये देखिए जो कि जोड़ से बन रहा है। अपने को देखना है जो जोड़ के बन रहा है, जोड़ क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ये हर जगह अपन निकालते जाएंगे, इस तरह से आता जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसको निकालने के बाद इसके चारों तरफ हमें जो दिख रहा है, जिस शेप को केवल दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमने इसको इस शेप को बनाया तो ये कितनी तरंग, इसमें तरंग दैर्ध्य कितनी आ गई, दो आई ना, इसमें दो बनाइए। देखो यहां से स्टार्ट किया और इस जगह तक एक, और फिर इस जगह से स्टार्ट किया, दो आ गई यहां पर। तो यहां पर लैम्डा कितना आया, मतलब दोनों के तरंग दैर्ध्य कितना हो गया यहां पर, घटा दें तो अगर हम इसको घटा देते हैं अर्थात क्या हुआ इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है, फिजिकली इसका क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इस तरह की आवृत्ति में थोड़ा फर्क है तो आवाज लगातार सुन के नहीं आएगी। जैसे अगर मान लो दोनों बराबर होती, अगर दोनों की आवृत्ति, तो आवाज आती चलती रहती है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहां तो बड़ी हुई आवाज, फिर नीचे धीरे चली गई, फिर बड़ी हो गई। तो इसके अंदर जब दोनों के अंदर अगर फर्क है थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का, तो आवाज ऊंची और नीचे दिखेगी, एक ही तरंग में नहीं जाएगी आवाज। बहुत बार ऐसा आप सुनते होंगे जब टेलीफोन में अगर आपकी हो जाता हो, कई बार बहुत बार टेलीफोन में ऐसी आवाज आने लग जाती है ना। आसपास अगर आपका टीवी चल रहा है या भी जैसे मोबाइल बजा दें आप यहाँ पर, और यहाँ पे हमने माइक चला रखा है, तो दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी तो फर्क होगी, तो आवाज आने लग जाएगी घूं घूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे को इस तरह की आवाज ऊपर और नीचे हो जाती है, जबकि दोनों तो यहाँ बिल्कुल सही चल रही हैं, अपनी अलग अलग आवृत्तियों में तो बिल्कुल समान चल रही हैं, इनमें जो ध्वनि की गति बिल्कुल सेम है, लेकिन जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हमने सुपर इम्पोज की, प्रतिस्थापित की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से बनी कि वो दो बार ऊपर और दो बार नीचे हो रहे हैं। अगर इस वाले एग्जाम्पल में हमने लिए, ठीक है, इस आवृत्ति के डिफरेंस को, इस आवृत्ति के अंतर को, इस आवृत्ति के अंतर को हम कहते हैं विस्पंद। बिल्कुल सिंपल सी बात है। विस्पंद क्या है, आवृत्तियों का अंतर। आवृत्तियों का अंतर। दो अगर तरंगे हों जिनकी आवृत्तियां करीब करीब बराबर हों, उनकी आवृत्तियों में जो अंतर है वो विस्पंद कहलाता है। सिंपल। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे μ1 माइनस μ2, और इसको हम कहते हैं म्यू बीट, बी बीट्स। ठीक है, बात समझ में आई। ये बिल्कुल अच्छी से समझ लेना। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, फिर अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसके ऊपर। अभी शांत शांत, अभी बता देते हैं। बहुत अच्छा है, ये बच्चा पढ़ के तो आता है कम से कम। अब मान लीजिए पहली वाली तरंग थी, इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, छोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। बच्चों को सिंपल इतनी चीज जाननी चाहिए केवल, लेकिन फिर भी आप देख लो। अगर ये पहली वाली हम देखें तो y1 क्या होगी, a cos ω1 t। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का निकाल रहे हैं इस समय हम, वेव का नहीं, पार्टिकल्स का दोलन हो रहा है। और y2 क्या होगी, सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a कॉमन cos ω1 t प्लस ω2 t। ये क्या होता है, इज इक्वल टू a 2 cos a माइनस b बाई 2
W1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी, क्या और क्या होगा, प्लस थोड़ी, दो प्लस तो यहाँ पे है ना, कॉस ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसको टी बाहर कॉमन आ जाए तो ये 2a, क्यों बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये तो 4-5 बेसिक फॉर्मूले मैंने पहले दिन कहा था, ये तो हमेशा यूज आते रहते हैं। तो ये हुआ कॉस टी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, ठीक है, और कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, टी तो आएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 टी, जहां पर कि आयाम क्या है इसका, आयाम क्या हुआ इसका, ए की वैल्यू क्या हुई 2a कॉस टी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, यानी कि ये आपका आयाम है और ये आयाम भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसको जरूरत नहीं है वैसे एक्चुअल में, लेकिन मैं बच्चे के लिए बता रहा हूँ, इससे इसको ऐसा पता चल जाए कि क्या करना चाहते हैं इसमें हम। कहाँ पर, वहाँ पे वो ये तो वैसे ही बताया है क्योंकि ये केवल इसलिए बताया था जिससे कि बच्चों को ये पता रह जाए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा लिखूंगा इसको आगे से। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसका आयाम तो है ये, और ये हमारा ये क्या होता है, क्या कहलाता है, ये क्या कहलाते हैं ये वाले एंगल, ये क्या कहते हैं इस कोण को, कला कोण, ये इसका कला कोण है और ये इसका अंतर ये है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो करीब करीब तो दुगना हो गया, करीब पे दुगना हो गया ना हमारा, दुगना प्लस कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी, ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपन 2 इंटू टी। इस सब की करने की जगह बोलो बोलो, ये ओमेगा टी क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, अब जब आप केवल आपने दोलन किया था तो उस समय ओमेगा टी प्लस 5 होता था, अब यहाँ पे 5 जीरो मान के चल रहे हैं, तो कॉस ओमेगा टी पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब हमने दोलन का पढ़ना शुरू किया था तो कॉस ओमेगा टी था, उसी चीज को यूज किया हमने, जो पहले पढ़ा उसी को किया, हम नया कुछ नहीं कर रहे, जो पहले वाले सिद्धांत था उसी को हम निकाल रहे हैं। फाई कहाँ मान रहे हैं, कला कोण तो पूरे को कहते हैं, वो कला अंतर होता है बेटा, फाई कला अंतर होता है, और ये जो कोण होता है इसको कहते हैं कला, यानी ये कहलाता है कला, ये तो इसकी कला है। और अगर हम इसको फाई अगर कला अंतर होता, यानी कि वही अपना पुराना वाला सर्किल अगर हम देखते, अगर ये शुरू में इस जगह से स्टार्ट कर रहा होता पॉइंट, तो हम ये कहते कि इस पॉइंट पे क्या होता है, टी पे कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये कहते नहीं कहते, याद है आपको। लेकिन अपने को इस सब चीज के चक्कर में पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जिस चीज का उपयोग है ये फिर आप लोग इसमें सोचोगे पता नहीं क्या जोड़ा क्या घटाऊं किया, इसलिए बेस्ट ये है आप केवल ये याद रखो कि जो दो इस तरह की फ्रीक्वेंसियां हैं, तो जो दोनों में जो अंतर होगा वो हमारा बीट्स कहलाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस गणितीय में तो फिर अभी आगे और बढ़ना पड़ेगा कि अगर ओमेगा 1 बड़ा हो ओमेगा 2 से तो क्या होगा, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर बराबर हो तो क्या होगा, वो बहुत लंबा, मतलब काफी लंबा उसका प्रक्रिया आपको समझानी पड़ेगी, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट मेथड जो इससे डायग्राम बनाना है, मैंने इसे बनाया था, इतने बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये गणित पूरी कर लेते हम लोग, लेकिन उसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं इसमें क्या किया है। अब यहाँ हमको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि दो तरंगे हैं जिनका की आवृत्ति करीब करीब बराबर है। जब दो तरंगों की आवृत्ति करीब करीब बराबर होती है तो उससे विस्पंद बनते हैं, और वो विस्पंद की आवृत्ति क्या होती है,
पहली आवृत्ति और माइनस दूसरी आवृत्ति, बस इतनी चीज याद रखनी है अपने को। ये सब अगली क्लास में काम आएगा, जब आप पढ़ने जाओगे ना आगे कॉलेज में, जब काम आएगा। अभी इस अपने को एग्जाम की दृष्टि से इसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सीखा, अब इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। अब पता चलेगा कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे थे, इतना सिंपल नहीं है जितना आपने को लगा ये, जबकि हम लोगों ने केवल एक ही चीज लिखी है कि दोनों आवृत्तियों का अंतर विस्पंद कहलाता है। अब यहां पर एक चीज आप बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनो। हम लोगों ने अगर कोई ट्यूनिंग फोर्क लिया, ठीक है, इस ट्यूनिंग फोर्क की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी न्यू है, और हमने इसको रबड़ के उससे मारा तो ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा यानी कि इसके अंदर आवृत्ति जितनी होगी उसके हिसाब से वाइब्रेट करेगा। अपनी इस आवृत्ति म्यू है तो इसके हिसाब से ये करेगा। अगर हम इसको भारी कर दें, इसके सिरे को भारी कर दें किसी तरह से, तो आवृत्ति क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो भारी हो गया तो कम करेगा वो, या ज्यादा होगी, ठीक है। और मान लीजिए किसी धागे में, किसी तार में अगर हमने तनाव को बढ़ाया तो क्या होगा? क्यों? कौन सा फॉर्मूला लगाया? इसके कारण तो आवृत्ति कम हो गई। अब इसका कारण क्या होगा? हाँ, V इज इक्वल टू रूट, ठीक है, और यहाँ T क्या था? तनाव। तो अगर तनाव बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। V क्या होता है? न्यू लैम्डा। इसका मतलब अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तनाव बढ़ेगा, यानी कि तनाव बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। ये अपने को याद रह जाएगा चीज, पक्का। अब एक क्वेश्चन लिखो, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। तो जब ये भारी हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाते हैं, इस पर टेप लगा दें तो कम हो जाएगा, और इसको रेगमार से रगड़ दें तो हल्की हो जाएगी, तो ज़्यादा इसके विस्पंदन होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसका आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, कम कर देंगे तो इसका वेट, भाई जितनी कम करते चले जाएंगे। अपन सीखा हुआ है, तो जब मोटा तार लेते थे अपन तो कम होता था, पतला होता तो ज़्यादा होती थी फ्रीक्वेंसी। वही सिद्धांत, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, याद रखने। अब पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, आज मैं पहले से हिंदी में लिख के आया हूं। इस क्वेश्चन को केवल ये सिद्धांत लगाना है, और ये दो बात जो अपन ने की है वो लगेंगी। क्या आपने बात की है कि अगर हम उसको भारी कर देते हैं कम हो जाती है आवृत्ति, और इसका अगर तनाव बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाती है, ठीक है। और दोनों आवृत्तियों का अंतर विस्पंद कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन है, जब दो स्वरित्र अब इसको करके दिखाना आप, अगर इतना सरल चीज है, केवल इतना, अपने कोई अपने मैथमेटिक्स पे नहीं गए, इसलिए जब दो स्वरित्र एक साथ बजाए जाते हैं तो 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई पड़ते हैं। यदि स्वरित्र पे, यदि इसमें स्वरित्र दो हैं तो एक को ए मान लो और दूसरे को दूसरा मान लो। यदि स्वरित्र दो पर कुछ टेप बांध दिया जाता है,
टेप बांध दिया जाता है मतलब उसको भारी कर दिया हमने। कुछ टेप, ये केवल घुमाने के लिए, क्वेश्चन बहुत सरल है। कुछ टेप बांध दिया जाता है, ये 2006 IIT का है। इसके बाद स्वरित्र दोबारा बजाए जाते हैं, स्वरित्र पुनः बजाए जाते हैं। यानी क्या, फ्रीक्वेंसी 1 की कम हो गई जिस पे लगाया है। यदि स्वरित 2 पे लगाया था ना टेप, तो वहां से वो कम हो जाएगी। पुनः बजाए जाते हैं तो 6 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं, 6 विस्पंद प्रति सेकंड। यदि स्वरित्र 1 की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो स्वरित्र 2 की शुरुआती आवृत्ति क्या होगी? सोचो उसमें क्या हो रहा है। जब 2 स्वरित्र एक साथ बजाए जाते हैं तो 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। यानी कि ये मान लीजिए स्वरित्र 1 था और ये स्वरित्र 2 है। जब इन दोनों को साथ साथ बजाया जाता है तो कितने 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। इसके बाद स्वरित पर कुछ टेप बांध दिया जाता है, एक स्वरित पे, स्वरित नंबर 2 पे, तो पुनः बजाया जाता है तो 6 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। क्यों भार हो गया तो कम हो गया ना, उसके भार लगाते उस पर कम हो गया उसकी आवृत्ति। यदि स्वरित्र 1 की आवृत्ति इतनी है तो स्वरित्र 2 की शुरुआती आवृत्ति क्या होगी? और इतना मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन 1 लाइन का है या 2 लाइन समझ, कोशिश करो इसको। लेकिन यानी कि स्वरित्र 1 जो है वो तो उसी आवृत्ति से बच रहा है। स्वरित्र 2 है, उसके अंदर आवृत्ति का परिवर्तन हो रहा है, एक बार बिना टेप के थे, एक बार टेप सही थे। अब सोचो, अब तो और भी कितना उसके बिल्कुल यही फार्मूला लग रहा है, केवल एक ही फार्मूला। और वो सिद्धांत जो अपन ने 3 पढ़े थे अभी तक, कि अगर हम उस पर टेप लगा देंगे तो भारी हो गया, इसका मतलब उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। टेंशन होती तो टेंशन बढ़ जाती तो आवृत्ति बढ़ जाती। 400। अच्छा चलो और बताओ। सहायता करता हूं आपकी थोड़ी सी, इसको हटा के। आपको मैं ये हिंट दे देता हूं कि पहली आवृत्ति पहले की दोनों केसों में सेम है। तो पहले में हमने लिख दिया इसकी क्या है, 200 है, और इसकी भी 200 है, मतलब इसकी तो एक वही रहेगी।
ये हिंट दे रहा हूं। और दूसरे की क्या आवृत्ति हो सकती है बताओ? जबकि पहले केस में कितनी बीट सुनाई दे रही है? विस्पंद 4 और दूसरी बार विस्पंद 6। विस्पंद अपन ने क्या सीखा था, क्या होता था? एक फ्रीक्वेंसी में से दूसरी फ्रीक्वेंसी को घटा दो तो विस्पंद। इतनी सी तो बात है, इसमें है ही क्या बात? अब निकालो, इसको इतना सरल है। अब क्या होगा बताओ? हैं? कैसे? क्या माइनस? नहीं, अभी ये नहीं बताऊंगा, पहले मैं ऐसे थोड़ी बता दूंगा आंसर सही है। अभी तो आंसर पूछूंगा ना, और बच्चे भी कर रहे हैं। कोई सिद्धांत तो लगाओ, बिना सिद्धांत लगाए बोल रहे हो। कोई सिद्धांत तो लगाओ, बिना सिद्धांत नहीं। गैस मत करो, बिल्कुल गैस मत करो। सोचो कि अपन ने जो सिद्धांत सीखे उसमें क्या होगा। अगर हम जैसे मान लो 4 कह रहे हैं, तो हमें तो ये पता नहीं है कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है, ये तो पता नहीं है ना। लेकिन अंतर उनका दोनों का 4 है, दोनों का अंतर 4 है। लेकिन हमको ये पता नहीं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इससे 200 से बड़ी है, 200 से छोटी है। हमको यही नहीं पता है, ये कहाँ हमने लिखा है कि ये बड़ी है ये छोटी है। पहली वाली स्थिति में तो दोनों बिना उसके लगे हुए, बिना टेप वेप के लगे हुए थी। पहले में दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं, सूर्य आपके पास। अब आप उसमें इसकी कितनी मानोगे अगर अंतर 4 है तो? और तुम कितनी मान रही थी? 200। एक जना तो 196 मान रहा है, चलो 4 घटा दिया दूसरा। और ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 204 हो भाई, 204 भी हो सकती है और 196 भी हो सकती है पहली बार में। जबकि दोनों में कोई भी हमने कुछ लगाया नहीं है, इसके अंदर मोम वोम कुछ नहीं लगाया, टेप नहीं बांधा, कुछ नहीं किया। अब दूसरे केस में ये 6 है, तो क्या हो सकती है आवृत्ति? या तो 194 हो सकती है या 206। अब बताओ कि दूसरे की कौन सी आवृत्ति है? अब तो सारा लिख दिया मैंने। यस, आवृत्ति कम हो रही है। तो आवृत्ति किसमें कम हो रही है? केवल 196 से 194 की ओर जा रही है। अगर हम इसको देखें तो इसमें तो आवृत्ति बढ़ रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता केस हमारा क्रॉस, क्योंकि हमने टेप लगाने के बाद आवृत्ति बढ़ ही नहीं सकती। समझ में आई बात? तो इसकी और ये, इसलिए ये तो समाप्त हो गया। हमारा आंसर क्या रह गया? पहली वाली क्या थी इसकी? 196, क्योंकि 194 थी इसलिए 196। तो सिद्धांत क्या लगाया हमने? एक लाइन क्वेश्चन है ये, आईआईटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। लेकिन बच्चे जैसे ही यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, अरे यहाँ तो 2 हो सकती है, अगर 200 में से हम 4 घटाएं 204 भी हो सकती है, और 4 जोड़ें 204 और घटाएं 196। ऐसे यहाँ 2 हो गई, इनमें तो कौन सी चुनेंगे इन चारों में से? इसलिए हम वो सिद्धांत लगाएंगे जो सिद्धांत हमने सीखा है अभी, कि यानी कि अगर हम उस पर टेप बांध देंगे तो भारी हो गया उसका एक, तो इसका मतलब कम आवृत्ति होगी। इसका मतलब टेप लगाने के बाद आवृत्ति इस वाले की कम होनी चाहिए। इस वाले में तो बढ़ रही है और इस वाले में कम हो रही है, इसलिए जिसमें कम हो रही है वो वाली हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। इसका मतलब टेप लगाने के बाद 194 है, तो बिना टेप लगाए इसकी कितनी होगी? 196। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसीलिए है ना, आप करते ना जिससे अब, इसलिए मुझे पता था इसमें थोड़ी दिक्कत आती है तो बहुत सरल, लेकिन इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करो। इसमें अच्छा सा दिमाग लगेगा। लेकिन आप किताब के क्वेश्चन देखना, आपको कहीं एनसीईआरटी में पूरी किताब में समझाया हुआ नहीं है बात। उसमें लिखा हाँ न्यू 1 बड़ा होगा न्यू 2 से, क्यों होगा, कैसे आंसर आया, कुछ पता नहीं है। और ये हर साल करीब करीब पूछा गया है। अगर आईआईटी में नहीं आया तो ट्रिपल आईटी में आएगा, उसमें एआईट्रिपल में आ जाएगा, आरपीईटी में आ जाएगा, ये आएगा जरूर। क्योंकि गैस समय नहीं लगता इसका, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर इसका 1 लाइन का था। अब लिखो, प्रश्न लिखो।
अब ये क्वेश्चन है सितार कल अपन ने बात की थी ना सितार की, सितार के 2 तार जो कि धा ध्वनि बजा रहे हैं, 2 तार, परंतु दोनों के मध्य पांच विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। यानी कि 2 तार है ना, उसके 4-5 तार होते हैं, 4 होते हैं, 2 तार हमने बजाए टेन टेन, तो उसमें हल्का सा एकदम ऐसा नहीं बज रहा धा, ऐसा नहीं बज रहा धा, फर्क हो गया ना दोनों में अंदर। तो ये फर्क है, उसको ठीक करना चाह रहा हूं मैं अपने तार से। अब मैं इसको चाहता हूं कि इसके अंदर उसको ठीक करें, तो ठीक करना शुरू किया इसको अपन ने। अब 2 तार इसको कर दो ए और बी, अब तार बी में तनाव बढ़ाया जाता है। तो विस्पंद तीन रह जाते हैं, अभी भी रह गए थोड़े से। तो तार बी की प्रारंभिक आवृत्ति कितनी होगी? प्रारंभिक आवृत्ति कितनी होगी यदि ए की फ्रीक्वेंसी यानी कि ए की आवृत्ति 427 हर्ट्ज है। करो, आया ना, बिना करे। और इस क्वेश्चन को करने में बच्चे कम से कम 15 से 20 मिनट लगाते हैं, एवरेज बच्चा। अब तुम ये समझ लो कि तुम उन सबसे अच्छे हो, हुआ ना, कितना कम समय निकाल लिया। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बहुत सरल होते हैं, फिजिक्स बहुत सरल होती है, क्वेश्चन बस केवल सिद्धांत याद रखने होते हैं। क्या गलती करी है एनसीईआरटी बुक में? एनसीईआरटी में इसको तो कुछ बताने की कोशिश की, ये तो बताया नहीं, का सवाल ही नहीं था खैर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उस पर टेप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अगर उस पर मोम लगा दें तो क्या हो जाएगा, और उस पर अगर हम रेगमार से रगड़ दें तो हल्का हो जाएगा, उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, और अगर हम तनाव बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ जाती है। इसको करके दिखाऊं या आप लोग सबने कर लिया? एक बार बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है, अगर जो बच्चा पूछना चाहता है उसको पूछना भी चाहिए। यानी कि अपने को यहाँ पे ए की कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में 427 रहेगी,
अब बी का देखना है अपने को, जबकि ए में पहली बार में कितना लिखा हुआ, 5 विस्पंद थे और दूसरी स्थिति में कितने थे। पहली में देखा आपने कि क्या क्या हो सकता है, 400 या तो हो सकते हैं 22 और या 432 और 427। अगर इसके साथ 3 विस्पंद आ रहे हैं तो ये कितना हो सकता है, 400 या अपन ने क्या किया, तनाव बढ़ाया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या, हमारा सिद्धांत है अगर तनाव बढ़ाया तो आवृत्ति इसकी बढ़नी चाहिए। इसकी आवृत्ति कब बढ़ रही है, इसी केस में बढ़ रही है, केवल 422 से 424 हो रही है, यहां तो कम हो रही है। इसका मतलब हमारा ये तो एलिमिनेट हो गया, हमने देखा 422 424। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि यदि ए की बी की प्रारंभिक आवृत्ति कितनी है, प्रारंभिक आवृत्ति कितनी थी, आया समझ में कितना सरल है। इसको समझने में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको कितने सरलता से समझ लिया। आप लोग किताब के देखना क्वेश्चन करके, ये किताब के अनसॉल्व एग्जाम्पल भी हैं इसमें से एक, लेकिन वो मैं नहीं करा रहा हूं, आप कर लेना उसको खुद। एक दूं, थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन दूं, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। इसको मैं क्वेश्चन बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसको बहुत ध्यान से लिखना। अब यहां पर 2 सितार के तार हैं, ए और बी। सितार के 2 तार ए व बी हैं, सितार के 2 तार ए व बी हैं, जिसमें गा बजाया जा रहा है, गा, सारे गा बजाया जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच में 6 हर्ट्ज का विस्पंद पता चलता है। अब ये फर्क हो गया क्वेश्चन, दोनों के बीच 6 हर्ट्ज का विस्पंद पता चलता है। अब सुनो, यदि ए तार की ए तार का तनाव, यदि ए तार का तनाव थोड़ा कम कर दिया जाता है, यदि ए तार का तनाव थोड़ा कम कर दिया जाता है, तो विस्पंद 3 हर्ट्ज सुनाई देता है। यदि, अब उस क्वेश्चन का उल्टा है बिल्कुल ये, यदि ए की प्रारंभिक आवृत्ति 324 है, 324 हर्ट्ज है, यदि तार ए की मूल आवृत्ति 324 हर्ट्ज है, तो बी की आवृत्ति क्या होगी। इतना नहीं है, डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका, जैसे वो था, इसमें घुमाया है थोड़ा सा इसको, जिससे एक लेवल आपका ऊंचा पता चलेगी उस लेवल में कहां तक पहुंचे। रॉन्ग, इतने सरल क्वेश्चन करना क्या, केवल μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू म्यू, इतनी सी चीज है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक लाइन का क्वेश्चन का आंसर है, जबकि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पहले देखो आप। ये क्या कह रहा है कि ए और बी हैं, यहां क्या है, स्ट्रिंग ए और बी है, 2 थोड़ी होंगी। अब ए है 324 दिया हुआ है ना, ए का तो दिया हुआ है 324, और इसके साथ विस्पंद कितने हैं, 6। पहली बार में इसके विस्पंद हैं
ठीक है। और दूसरे केस में इसने कहा कि अब विस्पंद रह गए 3। तो अब अपने को बी की पता लगानी है। इसमें कितनी कम चीज रह गई दिखी। अब कैसे करेंगे इसको, देखो 324 था तो कितना कितना हो सकता है, 330। अब ये है 3, तो अगर 318 होता तो 3 के साथ कितना आता, क्वेश्चन दोबारा सुनो, क्वेश्चन को दोबारा, बहुत जरूरी है इसको सुनना। इसमें हमने कहा कि ए और बी हैं जो गए की आवाज निकाल रहे हैं और जिनके अंदर बीट बजती है 6, ठीक है। टेंशन ए की टेंशन, यह ध्यान रखना, ए की टेंशन स्लाइटली रिड्यूस्ड, यानी कि ए की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। यहां पर ए की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, स्ट्रिंग ए की कम कर दी गई है और इसके एक करते ही इसके अंदर जो बीट हुई वो 3 हुई। अगर ओरिजिनल ए की 324 है तो फ्रीक्वेंसी बी की क्या होगी? देखा ना, इसमें केवल एक फॉर्मूला लग रहा है, जबकि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ0, और म्यू में दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कुछ कन्वर्ट करना पड़ रहा हो, कुछ भाग गणा कुछ नहीं करना पड़ रहा। अपने को तो केवल ये पता लगाना है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू म्यू बीट होती है। कैसे होगा? हमने ये कहा 324 है, ये 318, ये 300, ये तो आपने लिख दिए, तो नीचे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है अभी। तनाव के बाद की बात की, हाँ हाँ, तनाव उसके बाद हुआ, हाँ हाँ हाँ, कौन सा 321 हो जाएगा? देखो इसमें तो चेंज हो नहीं रहा कुछ, तो अगर ये बी यूं कहीं रह गया तो अपन लिख लो यहाँ पे 330 और 318 यूं निकालेगा क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको घुमाया था। इसमें ए का तनाव की बात कर रहे हैं, बी की नहीं। किसका तनाव कम किया गया है? ये, यस, द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ए की करी गई है। तो हमने देखा इसको, अगर ए की अगर 324 है तो बी की 2 हो सकती है। उल्टा है क्वेश्चन पहले वाले से। तो इसका मतलब, क्योंकि हमारे तो अब हमें ये पता नहीं है क्या होगा, हमने देखा कि ये इसका मतलब सेम रह गई, ये तो बिल्कुल बराबर है, तो इसमें तो परिवर्तन हो नहीं रहा, केवल परिवर्तन हो रहा है ए में उसकी आवृत्ति कम होनी चाहिए। कौन सी आवृत्ति कम हो जबकि यहां पर 3 आ जाए? 2 हो सकती है, चाहिए 3 अंतर आने के लिए। 3 अंतर आने के लिए ए क्या क्या हो सकता है? या तो हो जाएगा 327 और या 321। यस, अब देखो इसको, अब हमने देखा यहां पे कम हो रही है इसकी, तो कम कहां हो रही है? केवल यहां, इसलिए ये खत्म। नहीं, वो तुक्का था बिल्कुल, आपने क्या कुछ नहीं, उनका कह रहा हूँ, उन्होंने उसको तुक्का, आपको नहीं कह रहा बच्चे, मैं उनका कह रहा हूँ। हाँ, इसकी 324 हो गई, यानी कि बी की 318। यस, हमने ए की पूछी थी, अगर बी की, हाँ तो ओरिजिन, अब तो आपको पता चल गया ना कि किससे आएगा। हाँ, लेकिन अब सुनो, ये इसका मतलब ये हुआ, आप समझ गए तुम कि ये क्वेश्चन तो बहुत सरल हैं, लेकिन आपको इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि आपके सब चीजें उल्टी कर दी थी। आपके इस वाले की हम लोगों को हम बढ़ा रहे थे, और हमको दे रखा था विस्पंद, तो अब हमारे पास इसके जिसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया उसके 2 आ गए ऑप्शन, जबकि हमेशा जिस चीज में लगाते थे उसके 2 ऑप्शन होते थे हमारे पास क्वेश्चंस में। जो अपने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें जिस पे कुछ लगा रहे हैं उसके दिया हुआ था, और जो बिना लगाया हुआ होता था उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी दी होती थी। यहाँ पे उसने क्या किया, क्वेश्चन को घुमा के 324 इसको दे दिया। और ये कब आया है क्वेश्चन? IIT 2007।
बस केवल इसको घुमाया है थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसलिए अपने को ये 2 + 2 4 + 2 6 ऑप्शन देखने पड़े, नहीं तो हर बार तो अपन केवल 4 ही देख के काम चला लेते हैं। समझ में आ गया? ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, चाहे पहले वाला आ जाएगा चाहे 2 और 3। इनको कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन की प्रोफाइल, इस चैप्टर में ये 3 इस तरह के क्वेश्चन की केवल 3 ही प्रोफाइल होती हैं जो अपन ने अभी करी हैं, इसको क्वेश्चन की प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चले। देखिए कुछ बच्चा पूछ रहा है, फिर मिटा दूंगा तो फिर वो मुझसे दोबारा करवाएगा, हैं? हाँ अच्छा हुआ, नहीं अच्छा मैंने पूछ लिया, नहीं तो फिर सारा दोबारा करना पड़े बेकार। पूछो बेटा कहाँ का है, उसका उत्तर तो आप ही दे देना, इस बच्चे का उत्तर तो आप ही लोग दे सकते हो। हाँ बताओ बेटा, बोलो बच्चे क्वेश्चन क्या है? ये तो कनेक्शन से लाइव नहीं हो रहा क्योंकि फिर आ रही है फोटो, तो वॉइस कहाँ आ रही है? बोलो बच्चे बताओ, आज ही खत्म करना चैप्टर जरूरी है। इसको तो मिटा ही सकते हैं, इसका तो नहीं पूछेगा कोई। अच्छा सब चीज़ सरल होती है ना, इसलिए डायग्राम्स आने में मजा आता है। कठिन हो तो डायग्राम ने सोच लिया कि आदमी क्या बनेगा, सरल सरल चीज़ तो कुछ करना ही नहीं है, लाइनें की तो खींचनी ऊपर नीचे, बड़ा सुंदर से बना दो। चलो बाद में बताएंगे, टाइम सबका बच्चों का वेस्ट नहीं कर सकते। या आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा और आपके टीचर ने बहुत सिंपली बता दिया होगा, बहुत सिंपल सरल लगा होगा आप लोगों को। लेकिन इसमें कोई मैं क्वेश्चन दूं पहले, या अगर सबको आता है तो क्वेश्चन दूं पहले? चलो अपन ये करते हैं कि ये तो है स्रोत और ये कान है, ठीक है, श्रोता ही लिख देते हैं। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, ठीक है, और ये स्थिर है। इसका मूल सिद्धांत आ जाना चाहिए, तीनों बिल्कुल सरल होंगे उसके बाद। स्थिर है और ये इस दिशा में चल रहा है, और इसकी गति है vs, ठीक है। अब हमने यहां पे लिखा तरंग की गति मान लीजिए v है, ठीक है, और इसका t दे रखा है दोलनकाल, t इक्वल टू दोलनकाल। चलिए अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ये अगर इस चित्र को यहां से समझना पड़ेगा, यानी कि t समय में लैम्डा दूरी ठीक है ना, t समय में लैम्डा दूरी होती है। और एक यहां पे ये चीज और लिख लेते हैं अपन, किसे कहते हैं वेग, किसे कहते हैं?
जिससे सरल समझने में बिल्कुल सरलता हो जाए। अब अगर ये t समय में कितनी दूरी पार कर लेगा स्रोत t समय में कितनी दूरी पार करेगा? अपने को पता है कि दूरी कैसे निकालते हैं, वेग इंटू समय। वेग क्या है यहाँ पर? स्रोता का वेग vs। ठीक है, तो अगर हम इसकी t समय पश्चात स्थिति देखें, अगर हम इसकी t समय बाद मान लीजिए t समय बाद की स्थिति यह है, यानी कि जो पहली तरंग बनी फर्स्ट वेव, जितनी दूरी में ये चलती यहां पर वो ये दूरी है। ठीक है, ये चल के यहां पर पहुंच गया पॉइंट, एक तरंग दैर्ध्य के बराबर चला, क्योंकि t काल में एक तरंग दैर्ध्य के बराबर चलता है दूरी। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी कितनी हुई? बताओ बच्चे, कौन बताएगा? ये दूरी कितनी हुई? तो ये दूरी तो हमारी हुई थी VST। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इधर आ जाते हैं, इससे कि बच्चों को देखने में सरलता रहे। अब पहली स्थिति में, जब पहली स्थिति में तरंग बननी शुरू हुई तो वो ऑब्जर्वर के पास कितनी दूर में पहुंचेगी तरंग? अब तरंग की बात कर रहे हैं। यदि हमने एक तरंग यहां पे पैदा करी, इस जगह ये वाली तरंग पैदा की, तो ये श्रोता तक कितने टाइम में पहुंचेगी? श्रोता तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी? अपने को पता है कि वेग की गति क्या, तरंग की गति क्या है? v, और कितना समय लग रहा है? t। ठीक है, तो कितना होगा t1? अगर हम कहें t1 कितना समय लगा, कितना अपने को निकालना समय, तो दूरी अपॉन वेग कितना है? t तो समय हो गया, और ये बात समझ में आ गई क्या लिखा है? कि सबसे पहले स्थिति में जबकि तरंग स्थिति A पर, A, B और C, जबकि तरंग A स्थिति में है, तो कितना टाइम लेगी? दूरी कितना दूरी है? L, वहां तक श्रोता तक पहुंचने में, और उसकी तरंग की गति कितनी है? V, इसलिए तरंग को पहुंचने में उससे टाइम लगेगा TL/V। अब ये पॉइंट B पे पहुंच गए, ये चलने लग गए। यहाँ पे ये जो स्रोत था इसका, यानी गाड़ी आपके पास आ गई। अगर ट्रेन चल रही है, आप स्टेशन पे खड़े हैं, तो ट्रेन आपके पास आ गई। तो इस जगह जब यहाँ पहुंचे, इस जगह पहुंचे, तो यहाँ पर एक तो समय निकल चुका t का, क्योंकि अपन ने कहा था यहाँ पर एक t समय काल निकल चुका है। t समय के बाद ये दूरी है, ठीक है ना? अगर t समय बाद दूरी है तो t तो समय वो निकल चुका। अब इस जगह से यहां तक पहुंचने में वेव को कितना टाइम लगेगा? यानी कि t2 क्या होगा? L माइनस अपॉन v। लेकिन जब तक ये यहां पर पहुंचा है, इसको t टाइम और लग चुका था।
यानी कि एक तरंग तो उसके बाद पहुंची L/v समय में, और दूसरी तरंग पहुंची, दूसरा जो पल्स बन के पहुंचा वो पहुंचा t प्लस L माइनस VST अपॉन v में। अब उसके बाद दो अलग अलग पहुंचे ये, तो उसके लिए, उस श्रोता के लिए, तो श्रोता के लिए जब दो पल्स पहुंचते हैं, दो पल्स के बीच की दूरी क्या होती है? दो तरंग दैर्ध्य के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है भाई। अगर हम ये कोई चलाते हैं तो एक तरंग दैर्ध्य हुआ, अगर मान लीजिए दूसरी ये होती, तो समान कला के अंदर पॉइंट्स की बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये भी तरंग दैर्ध्य होता। दो समान कलाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो अब इसको ये लग रहा है कि दूसरे समय में तो इतने पहुंची और ये पहले समय में पहुंची, तो इसके आदमी के लिए, जब आदमी के पास क्या सुनाई देगा, उसको डिफरेंस दोनों के बीच में जो अंतर होगा समय का, वो उसको सुनाई देना चाहिए किसके बराबर? अगर उसको एक, तो ये पहले बार में पहुंच रही थी, जब ये चलने लग गया, यहाँ पर जो स्रोत था यहाँ चल के यहाँ पहुंच गया टी समय के, टी अंतराल के बाद, अब उसको कितनी जगह, कितने टाइम में सुनाई पहुंची? इतने टाइम में। यानी कि इसमें एक चल चुकी थी तरंग, तो अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो क्या आ जाना चाहिए? तरंग दैर्ध्य, एक नया तरंग दैर्ध्य आ जाना चाहिए। आएगा ही नहीं आएगा? ये क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई हो या नहीं, पहले बता दो मेरे को आप। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य दो समान कलाओं के बिंदु के बीच में दूरी। यानी कि हमने पहले एक पल्स भेजी टी, फिर हमने एक दूसरी पल्स भेजी, तो ये दूसरी पल्स जितनी देर में पहुंचे, मान लो ये चलता नहीं, इसको ये समझने के लिए काम और कर लेते हैं कि मान लीजिए चलता नहीं है। अगर नहीं चलता तो पहली हमने तरंग भेजी होती तो वो पहुंचती यहां पर टी काल में, और दूसरी कितने में पहुंचती? टी प्लस, ठीक है ना, 2t में पहुंचती दूसरी पल्स। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये भी खुद भी चल रहा है, तो इसने ये जो दूरी कवर कर ली है, ये जो दूरी इसने कवर कर ली है, ये एक्स्ट्रा दूरी कवर हो चुकी है। अगर केवल स्थिर खड़े होकर करता तो बहुत सरल था, यहां से एक टी दी, फिर दूसरे टी के बाद उसके एक तरंग दैर्ध्य के बाद फिर दूसरी एक पल्स जनरेट होती, फिर वो टी में चला जाती समय में, तो 2t हो जाता, बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन यहां पर ये चल रहा है श्रोता की गति में, तो यानी कि जो इसने दूरी पार कर ली है टी में, वो तो कम हो गई ना इस पूरी दूरी के अंदर। यानी कि हमारे पास कितने समय में पहुंच रही है? टी प्लस एल माइनस वी एस टी अपॉन वी। ये बात समझ में अगर नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा। इसलिए जो इसको नजर आएगी, अब इसको क्या नजर आएगा? इसको दो पल्स के बीच में जो दूरी होगी वही होगा तरंग दैर्ध्य, इसके लिए तो वही उसका तरंग का काल होगा, टी होगा। भाई पहले एक तरंग सुनाई दी मेरे को, फिर दूसरी तरंग सुनाई दी, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का अंतर होगा वही मुझे दिखेगा कि अगर भाई ये गैप है टाइम के बीच का, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पहले सुनाई दिया फिर दूसरा सुनाई दिया, इसका मतलब बीच के अंदर तरंग कितना काल है? टी कितना है? पहले बार जो सुनाई दी और दूसरी सुनाई दी, जबकि एक्चुअल में ये नहीं हुआ, उसको तो केवल दो ही सुन रही है। वो तो सोच रहा है कि भाई मेरे को पहली बार कब सुनाई दी? जबकि यहां पे था, और ये ट्रेन जब यहां पहुंची तब उसको यहां सुनाई दी। तो दो ध्वनियों के बीच में जो दूरी थी, टाइम की जो दूरी थी, वो टी थी। उसके लिए वो टी था, क्योंकि दो अगर जो पल्स जा रही हैं उन दोनों के बीच की जो टाइम होता है अंतराल, वो टी होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में तो चल चुका था यहां तक, इसको तो पता नहीं है, ये तो केवल सुन रहा है, स्टेशन पे खड़ा है, इसको आवाज आ रही है। इसके लिए पूछो, कहां से पूछ रहे हैं? हाँ बेटा बोलो, हाँ बताओ बेटा, हाँ बच्चे बोलो। बेटा अब तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ बताऊंगा? हेलो, बताया था उस समय बेटा, वो सब तो सारा मिटा के अपन दूसरी चीज पे आ गए। अभी अगर टाइम मिलेगा 5 मिनट तो मैं देखता हूँ, अगर इसको खत्म कर सकते हैं तो उसके बाद बात करेंगे। ये ना कंफ्यूज ठीक करना चाहिए अपने को, ये गलत है। मतलब वो बच्चे को नहीं, लेकिन अब ये तो गलत है ना कि अब उसके बाद आप उस बच्चे का आपको जो क्वेश्चन था उसमें पूछता, अब वो 10 मिनट बाद, जबकि अब सब चीज इतनी आगे चल चुकी है, उस बच्चे के लिए कोई महत्व ही नहीं रहा ना, मैं उसको बता पाऊंगा इस समय। कैसे बता सकता हूँ सारा का सारा, इतना सारा दोबारा? जो यहाँ पे 1 घंटे में बताया उसको दोबारा कैसे रिपीट हो सकता है?
इनसे कहो कि आप एक्स्ट्रा क्लास में मुझसे पूछना बस। तो हम उसको कितना, दो, एक तरंग तो इस समय सुनाई दी T1 पे और दूसरा पल सुनाई दिया इतने पे, तो उसके लिए T डैश कितना हुआ, आभासी T हुआ ना ये, मतलब उसको ये लग रहा है कि मैंने एक सुना फिर दूसरी बार सुना, तो इन दोनों बीच में दूरी होगी वो T होगी समय के अंदर, वो T समय के बाद सुनाई देगा दूसरा, क्योंकि T ही उसका समय है एक तरंग दैर्ध्य को पूरा करने का। तो दोनों के बीच में T की दूरी है। अगर हम इन दोनों के बीच की अगर हम घटा दें तो कितना होगा, उसको कितना सुनाई देगा T डैश, T प्लस L माइनस T अपॉन V माइनस L बाई वी। तो क्या हो जाएगा ये, T प्लस L बाई वी माइनस वी एस T बाई V माइनस L बाई वी। L बाई वी से L बाई वी कट गया और T कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1 माइनस वी एस वी। इसको क्या लिख सकते हैं, T V माइनस वी एस अपॉन वी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ देखो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर T डैश इजिकल टू इतना आ गया तो हम कहेंगे कि आभासी आवृत्ति क्या होगी इसकी, निकाल सकते हैं अगर T डैश पता है तो। अगर हमको T पता होता है तो आवृत्ति क्या होती है, अगर हमें T पता है तो आवृत्ति क्या होती है, 1/T। इसका मतलब अगर हम पूरे को, दोनों इक्वेशंस को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/T डैश इज इक्वल टू 1/T V अपॉन V माइनस वी एस। वन अपॉन T डैश को अपन लिख सकते हैं आभासी आवृत्ति इज इक्वल टू ओरिजिनल आवृत्ति V माइनस V अपॉन वी एस। ठीक है, अब ये बताना जरा, V जो म्यू हमने निकाला है न्यू डैश, क्या न्यू से ज्यादा होगा या न्यू से कम, इस इक्वेशन देख के बताओ। न्यू डैश, हाँ बच्चे ये वाली, हाँ नहीं वो तो इसको लाइन बताए थे बच्चे को दोबारा। ठीक है, हम लोग यहां पहुंच गए थे। हम इसको यूं लिख सकते थे कि ये इक्वेशन अगर इस तरह से है, ठीक है, अब देखो, अच्छा बेटा ऊपर, अब तो ऊपर ही आ रहा है, चिंता मत करो। तो यहाँ T डैश, वैसे अगली बार ऐसा करेंगे, इसको बेंच बनवा देंगे, इससे थोड़ा थोड़ा ऊपर हो जाए ना, हल्का ऊपर तक, पीछे तक हल्का हल्का नीचे वाले ग्राउंड पे, इसको अपने नीचे ग्राउंड पे रहता है, यो 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 लकड़ी के बनवा देते हैं। आप उनसे कहना प्रस्ताव भेजें, इसकी इमीडिएटली पैसे दे देंगे इस चीज़ के लिए। सो T डैश हम लिख सकते हैं 1/न्यू डैश, ठीक है, और T को लिख सकते हैं 1/न्यू। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर इतना ही लिख दो आप, आगे इसको बढ़ने की जगह अपन यही लिख देते। तो 1/न्यू डैश इज इक्वल टू 1/न्यू V माइनस V अपॉन V। ठीक है, अब इसको ले गए इधर और इसको ले जाते हैं मान लो इधर, बिल्कुल एग्जैक्ट हर स्टेप करके देख लेते हैं अपन। तो क्या बना, न्यू इज इक्वल टू
न्यू डैश, अब इससे निकाल सकते हो म्यू डैश। अगर हम इसको म्यू डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस इज इक्वल टू न्यू डैश। हाँ, अब बताना जरा, न्यू डैश न्यू से ज़्यादा है या कम, क्योंकि इसमें से हम कोई चीज़ घटा रहे हैं और घटा गई चीज़ को भाग देंगे उसमें से तो एक से ज़्यादा अंतर आएगा हमेशा। यानी कि अगर मान लो ये 8 होती और 8 में से अगर हमने कुछ 3 घटाते मान लो तो 5 होता, तो 1.6, तो ये हो जाता म्यू डैश इज इक्वल टू 1.6 न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई स्रोत स्थिर श्रोता की ओर बढ़ रहा है तो आभासी आवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब ये बताओ, इस फार्मूले से केवल अगर अभी तो इस दिशा में जा रहा था ये, और मान लो ये ट्रेन इधर जा रही होती तो क्या होता, नहीं, इस इक्वेशन में क्या अंतर होता, यस, यानी अब तो सीख गए ना आप सिद्धांत ये, अपने यहाँ पे केवल अंतर आता कि अब जो वी एस है वो नेगेटिव हो जाता, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता। अगर ये दूर जा रहा होता इससे, क्योंकि किताब में सब एक तरफ पढ़ाएंगे और क्वेश्चन आएगा कि ये दूर में जा रहा है, यानी ट्रेन स्टेशन से चल चुकी है। तो ये ध्यान रखना कि जब ये स्रोत दूर जा रहा होगा तो वी एस की जगह माइनस वी एस लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए टी कितना हो जाएगा, मतलब न्यू डैश कितना होगा, इतना सरल इसका सिद्धांत है। इसी प्रकार अगर हम जब ये करें कि स्रोत स्थित है और श्रोता मूव कर रहा है तो केवल क्या फर्क आएगा, अब क्या कर रहा है कि ये स्रोत तो स्थिर है, अब ये श्रोता की तरफ बढ़ रहा है, ये तो सायरन बजा रहा है खूब जोर से, अभी इसके पास आते जा रहा है, तो क्या होगा, क्या मतलब प्रक्रिया में पूरे चित्र में फर्क क्या होगा, केवल बस केवल उल्टा हो जाएगा, केवल कुछ फर्क नहीं होगा, सिर्फ ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, यानी कि इस v माइनस वी एस अपॉन वी की जगह वी माइनस वी एस अपॉन वी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें यहां से लेना शुरू कर देंगे फिर अपन कि भाई टी समय बाद ये कितना चला, टी समय में ये टी समय में कितना चला, तो इतने बाकी जो दूरी है ये एल माइनस टी ये वाली हो जाएगी। अब आप बिल्कुल इसी सिद्धांत को लगा के यहां निकाल सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। अपने को क्या सिद्धांत याद रखना है, एक ही सिद्धांत है इसको याद करने का कि यदि पहली पल्स जो श्रोता सुन रहा है और दूसरी पल्स जो श्रोता के पास आएगी उसके लिए आवृत्ति क्या होगी, जब जो दोनों में डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि दो दोलन काल के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा एक ही वेव के अंदर वो हमेशा लैम्डा होगा और वो टी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे दो बार सुनाई दी, पहली बार गति सुनाई दी और दूसरी बार सुनाई दी, इन दो के बीच में जो मेरे को काल है मैं तो वही कहूंगा कि मेरे लिए ये इसका दोलन काल है। दो बार मुझे पहली एक वेव सुनाई दी फिर दूसरी सुनाई दी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए टी होगा, जबकि एक्चुअल में तो वो इतना दूरी चल चुका था, या श्रोता चलेगा तो इधर से चल जाता। ठीक है, एग्जाम में इस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं इसलिए, लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन करा सकते हैं, वैसे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा इसके ऊपर। नहीं अब छुट्टी बिल्कुल।